गुड आफ्टरनून। मैं अपनी टीम लेके आया हूँ आज। तुम लोगों जैसे लोग नहीं है। ये लोग रिएक्ट करते हैं, बताते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम लोग ना हाथ ऊपर करते हो ना कुछ। खमंग ढोकला। आई डोंट रिस्पॉन्ड द फालतू क्वेश्चंस। ये सिर्फ स्टूडेंट जनरेशन को ये एक पंचायत होती है कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे। बाकी किसी को मतलब मैं सीए बनने के बाद में जब पब्लिक को जनरली बताता था दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे स्टोरी खत्म हो जाती है। शुरुआत में होती थी। शुरुआत में जब मैं लोगों को बताता था आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। दिखने में मतलब ऐसा छोटा सा बच्चा टाइप दिखता था मैं। तो लोगों लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं आता था कि ये सीए है। लिटरली पूछ लेते थे उसके बाद सीए फाइनल हो गया। सीरियसली ऐसे अंदर से भावना जागती थी, चमाट मारूं तेरे को खींच के। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज इनफ ना। उसके बाद बंदा पूछता है सीए फाइनल हो गया। नॉनसेंस। तो तो कहानी ये है कि अटेम्प्ट कितने लगे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पास हो गए। फाइनल में लगे थे भाई अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट लगे थे, टोटल मिला के 4। और उसके बाद में भी आज तक के मेरे को महसूस नहीं हुआ है कि वो अटेम्प्ट लगे तो कुछ दिक्कत हो गई या कुछ क्या हुआ। बट एट द सेम टाइम हम जिस जमाने में जिस टाइम पे सीए बने हैं उस टाइम पे इतना डायनामिज्म नहीं था जो आज है। तो उस समय पे ऑन एन एवरेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एनुअल पैकेज होता था 2.5 से 3 लाख रुपए का। और आज की तारीख में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एनुअल पैकेज होता है 12 से 15 लाख रुपए का। सो इफ यू मिस आउट ऑन वन अटेम्प्ट, if you delayed by 6 months, it is delayed, your income is delayed by only 7.5 lakh rupees. So that is a clear loss of 7.5 lakh by one attempt. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको वो 7.5 लाख रुपए कितना जल्दी कमाना चालू करना है। राइट। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिलेड इज नंबर ऑफ 7.5 lakhs डिलेड। राइट। लॉस्ट, डिलेड नहीं, लॉस्ट। दैट इज गॉन गॉन फॉर एवर। दैट विल बी द सिचुएशन। तो और हाँ, बस इतने ही सवाल का जवाब दूंगा बस। और ये क्या नाम है तेरा, खमंग ढोकला? मतलब खमंग ढोकला, इतना खमंग है तू? ए ढोकले। हाँ, वापस आ जाता हूं मैं। कल डिस्कशन स्टार्ट किया था हमने ऑन द कंसेप्ट ऑफ ये लोग क्लास मिस कर रहे हैं, ये वाली जो तुमने इनसे छीनी है। इसलिए वो लोग यहां पे वापस आके बैठे हैं कि आखिर हम देखें तो सही कि ये वही पढ़ा रहे हैं कि जो हमको पढ़ाया हुआ है, कि इनको कुछ पढ़ा भी अलग रहे। So the first point, that is the terms that we had talked about in yesterday's session, जाते जाते मैंने कहा था the important terms do include the incomes, expenses, assets, liabilities and capital. इनफैक्ट हम लोग अपग्रेडेड वर्जन में आ गए जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग वी हैव started dividing the accounts based on its nature as income, expense, asset, liability or capital, instead of dividing it on the basis of the traditional approach as real, nominal or personal. ट्रेडिशनली हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड किया करते थे इन द फॉर्म ऑफ रियल अकाउंट्स, इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, इजंट इट? क्या होते हैं रियल अकाउंट? जवाब नहीं। हाँ, कमेंट पास करो, जवाब नहीं, क्योंकि कमेंट का जवाब मैं दूंगा। हाँ, यस, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट्स? टेंजिबल assets. Okay. What do you mean, I said, by the real accounts? ये जो आप बता रहे हो ये टाइप्स है। इंटेंजिबल असेट्स, कौन कोई कुछ बोला? इंटेंजिबल असेट्स कौन था वो? क्या होते हैं इंटेंजिबल असेट्स? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल असेट्स?
जो फिजिकली हम होल्ड ओन करते हैं, दोज आर इंटेंजिबल। हाँ भाई, है पर दिखता नहीं है, दैट इज इंटेंजिबल। ओके, यस, ऐसा वाला, दैट इज इंटेंजिबल। ये इनके तारे ऑलरेडी सितारों में है, तो दिन को तारे दिख रहे हैं इनको। वेल आ जाओ तुम लोग आगे आ जाओ अभी। हाँ, तुम जाओ अभी। हाँ, लेक्चर तुम्हारा। हाँ, बाय बाय। ये हाँ, बाय बाय। हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, આવું છું। हाँ, आप मिलत से। तो ये बेसिकली आप जो अभी ये जो देख रहे थे ना बंदे, ये आप जैसे ही है। जैसे आप आज है, ऐसे ही ये 4 महीने पहले थे। सिर्फ ऐसा है कि बीइंग एट एकत्वम, यू हैव दैट फीलिंग दैट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं उनको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो कोई चीज पूछो 50 लोग जवाब देते हैं, बाकी लोग ऐसे, हम क्यों बताएं। मतलब गंदे से गंदा कमेंट पास कर दो तो भी तुम लोग शांत बैठे रहते हो। तुमको घर वालों ने सिखा के भेजा हुआ है, बेटा नया क्लास है, कुछ दिन तक तो अच्छा बिहेव करना। इज इट सो? नहीं तो मतलब सर हम इतने जल्दी अपने रंग नहीं दिखाएंगे, ऐसी कोई कहानी है। हाँ ये देखो, हाँ बस यही एक्सपेक्टेशन था मेरे को। हाँ, कौन से रंग है बेटा तेरे कि इतने जल्दी नहीं दिखाने वाला, हाँ हाँ कर रहा है। हाँ सर, वो तो समय आने पे पता चल ही नहीं जाएगा कि हम कौन कौन से रंग दिखाने वाले हैं। वेल तो हाँ, इंटेंजिबल भाई, दिखता है पर होता नहीं, क्या नहीं होता है पर दिखता नहीं, दैट इज इंटेंजिबल। बराबर भाई, बराबर है ना? हाँ, टेल मी व्हाट, अच्छा क्या होते हैं टेंजिबल, इंटेंजिबल, व्हाई डू यू कॉल देम एज टेंजिबल? हाँ मैडम। Oh, which cannot be seen or touched are intangible. Example नहीं, which cannot be seen or touched are intangible for sure. SpaceX, SpaceX है ना, कंपनी है ना कोई, SpaceX, उनका एक सैटेलाइट है। हाँ? Is that satellite intangible? It cannot be seen or touched. हाँ पहले टच किया था। वो फीलिंग में ही जी रहे हम लोग, पहले टच किया था ना। वेल बाप रे, फीलिंग पे आ गया बंदा। किसी दिन किसी के साथ बैठा था, अभी तक अभी तक के वो फीलिंग याद है उसको। हाँ, स्कूल में किसी दिन टीचर ने किसी के साथ बिठा दिया था, आज से तुम दोनों साथ बैठोगे। बंदा आज तक सोच रहा है कहाँ है इंटेंजिबल। सो एनीथिंग that cannot be seen or touched, but you can have the feeling of the same, that is what you call as intangible, isn't it? जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे गुडविल का। अब गुडविल के केस में गुडविल इज व्हाट डू मीन बाय गुडविल? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज गुडविल। किसी बंदे की गुडविल, आप अपने ये आनंद के पापा जिसकी अभी शादी हुई,
हाँ, मुकेश भाई। तो मुकेश भाई, ये बंदे का नाम मार्केट में, वर्ल्ड में इतना है, इतना है कि वो सिर्फ जाके किसी पार्टी में खड़ा रहे, अब पार्टी में इतने सारे लोगों को बुलाया था, खड़ा रहे और कहीं पे भी जाके बोले ना कि मैंने ना सोचा है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तो सामने वाला बंदा पूछता है अच्छा कौन सा, नहीं वो नहीं बताऊंगा पर पैसे चाहिए उसके लिए। तो मुकेश भाई को वो पूछता है भाई कितने पैसे की जरूरत है, एक ज्यादा नहीं, कुछ 1 लाख भर करोड़ रुपए। तो मुकेश भाई ना, वो ऐसे थोड़ी ना अपने जैसा बात करेगा 1 लाख रुपए की जरूरत है, अपन ने कोई ठेला लगाना है, वो बंदा ठेलों की दुकान लगाता है। तो 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़, 25,000, वो बंदा बात ही ऐसे करता है। जब छोटी सी कंपनी चलाता है, वो क्या नाम है उसका, रिलायंस, हाँ, छोटी सी कंपनी। तो ये जो छोटी सी कंपनी है हमारे देश की, इसका नाम तो है, राइट, इट इज हैविंग द वैल्यू इन द मार्केट, बट इट कैन नॉट बी सीन, that value cannot be touched also, but it has got strong feeling or not. The moment you take the name of Reliance, everything is done. So that particular name and fame of the business, which is valued in terms of money but cannot be seen or touched, but having the feeling, is that's why it's called as intangible asset. Is it? उसी तरह से ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये भी इनटेंजिबल असेट्स होते हैं। सर ट्रेडमार्क तो हम लोग देख सकते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? अभी हमारा एकत्वम का लोगो है, वी पुट दैट एकत्वम का लोगो एवरीवेयर, कहीं पे भी जाओ वो एकत्वम का लोगो, ये ऑनलाइन वाले भी देख रहे होंगे, हमारे मेरे ऊपर है देख एकत्वम का लोगो। तो ये लोगो जो है, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ट्रेडमार्क which we have freezed for ourselves, which cannot be used by anyone else without our permission. That is why that trademark will be called as the asset for us, but it is an intangible asset. Why? Trademark देख पा रहे हो आप, but are we able to see the rights in that trademark, the ownership into that trademark? And that's why the trademarks will be considered as intangible assets. अब वो रेफरेंस आ गया था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, वापस आ जाता हूं मैं। फॉर द सेक ऑफ द मॉडर्न अप्रोच, वी डिवाइड द अकाउंट्स बेस्ड ऑन देयर लोग कंफ्यूज हो गए थे ना ऑनलाइन में, अचानक बात कोई और कर रहा है, दिखो कोई और रहा है, तो सारा ही छुपा दिया था तूने मेरे को। तो हाँ, एनीवेज, आप जब यहां से क्रॉस होते हो ना, तो ये एरिया इतना सिर्फ थोड़ा सा नीचे से गए करो, मतलब वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नया कौन आ गया। तो द पॉइंट इज कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट्स वी डिवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सबसे पहला सवाल बनता है आखिर व्हाट डू आई मीन बाय इनकम? कैटेगरिकली एनी अमाउंट जनरेटेड, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज एन इनकम। जैसे आपने एकत्वम में एडमिशन ली और उसके अगेंस्ट हमने आपको फी चार्ज करी, वी आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज एंड you are paying the fees against that. So the fees that we are collecting is revenue for us. That revenue is what we call as our income. अगर मैं कहीं किसी कंपनी में काम करता, on a monthly basis if they are paying the remuneration to me, that salary, that remuneration which is paid by the company to me will be called as my income in that case. या फिर अगर आप एग्जांपल लें कि अगर मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वेरी छोटी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मल्टी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, ये तेल भी बेचते हैं, वो पेट्रोल, डीजल, वो जियो पेट्रोल पंप होते हैं ना, जियो बीपी, वो उनका टाइप है बीपी के साथ, बीपी इज ब्रिटिश, सॉरी बर्मा पेट्रोलियम, इसके साथ टाइप करके इन्होंने इंडिया में तेल बेचने का काम चालू किया है।
So they are selling the petrol and diesel. The petrol and diesel will be called as goods. They are supplying you the goods, you are paying them the money against that particular petrol or diesel. So the money that they are collecting from you will become their income. Similarly, वो लोग वो आज की तारीख में हमारे देश के वर्चुअल मोनोपोलिस्ट है इनटू द पॉलीमर इंडस्ट्री. पॉलीमर इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. प्लास्टिक के जो रॉ मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, वो बेचने वाली कंपनी मतलब रिलायंस. इनका ब्रांड चलता है कॉल्ड एज रिपॉल. इस कंपनी की शुरुआत ये पॉलीमर बेचने के साथ ही हुई थी. बाद में इन्होंने डाइवर्सिफाई करते करते अब कपड़े भी बेचते हैं, किराना भी बेचते हैं, है ना. तो क्या नाम है उनका कपड़े का? ट्रेंड्स, अजोरते, आजियो, और भी कोई ब्रांड है उनका. और कौन सा है? रिलायंस, ट्रेंड्स, अजोरते, आजियो, और एक कोई तो ब्रांड है उनका कपड़ों का. जूडियो नहीं जूडियो. रतन भाई, हाँ जूडियो. अच्छा, जूडियो के बारे में रिसेंटली मैंने पढ़ा था. जूडियो सेल्स अ टी शर्ट एवरी 20 seconds. एवरी 20 seconds एक टी शर्ट बेचता है जूडियो. मतलब 1 घंटे में सिर्फ कितने होते हैं? 1 मिनट में 3, 1 घंटे में 180. दिन भर में एक जूडियो अगर 8-10 घंटे के लिए काम करता है, 1800 टी शर्ट इन 1 डे, 1 जूडियो. ऐसे 250 है, ऐसे 250 है. मतलब 18 दूनी 36, 18 पचे 90, दैट इज 45,000 टी शर्ट्स पर डे. 45,000 टी शर्ट्स पर डे. That goes to 13,50,000 t-shirts in a month only. That goes to approximately 2 crore t-shirts in a year. Only t-shirts is what Zudio is selling in a year. उसके अलावा का स्टाफ अलग. 2 करोड़ टी शर्ट फिर भी ठीक ही है. मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ एंड ग्रोइंग. सब सत्य नहीं यार, रोक के दिखा दो. सारा देश कोशिश में लगा हुआ है बढ़ाने के. हाँ, अभी बात करते करते 2-4 हो गए होंगे. तो हाँ, कम वो अपन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं ना, पूरा देश हो ही गए होंगे. खैर, तो 140 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 2 करोड़ टी शर्ट बेच रहे हैं. मतलब 1%, अप्रोक्सीमेटली 1.5%. और ये भी साल भर में. आप खुद का कंजम्पशन देखो, यूटिलाइजेशन, यूसेज देखो, द लेवल ऑफ यूसेज दैट यू पीपल हैव ऑफ द क्लोथिंग. साल में हमको करीब करीब 50 कपड़े लगते हैं. 50 कपड़े, 140 करोड़ का पॉपुलेशन. मतलब हमारे देश की रिक्वायरमेंट कितनी है पता है? 700 इंटू 10, 7,000 करोड़ कपड़ों की हर साल. राइट. सो हमारे देश का कंजम्पशन लेवल, कंजम्पशन पैटर्न देखो कितना जबरदस्त है. दिस इज व्हाट यू कॉल एज इंडक्टिव स्टडी. इकोनॉमिक्स में सीखोगे आप कहीं तो. इंडक्टिव स्टडी बेस्ड ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन यू ट्राई टू अप्लाई इट टू द होल पॉपुलेशन. बेस्ड ऑन द सैंपल साइज यू अप्लाई इट टू द होल पॉपुलेशन. इसे हम लोग इंडक्टिव स्टडी कहते हैं. वी वेंट फ्रॉम माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल स्टडी. खैर, विजू भैया विल फोकस ऑन दैट. विजय सर, हाँ, ही इज फॉन्डली कॉल्ड एज विजू भैया. तो अब मैं वापस आ जाता हूं. दैट इज ऑन टू द पॉइंट ऑफ द इनकम. तो मैंने कहा एनी अमाउंट दैट इज जनरेटेड, एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. वी कैटेगराइज इट इनटू व्हाट?
इनकम ऑफ द बिजनेस। इज माय पॉइंट राइट फॉर एवरीवन? अब ये जो इनकम होती है, इस इनकम को डिवाइड किया जाता है इनटू द ऑपरेटिंग इनकम एंड इनटू द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट? ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ऑपरेटिंग इनकम? When I am generating the revenue of my business from my day to day activities, मेरा जो कोर बिजनेस है, मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है, मेरी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, उसी में से मुझे अगर पैसा जनरेट हो रहा है, उसी में से मुझे अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब क्या? लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल, इफ my business is to trade into the goods, I will buy and sell the goods। ये मेरा बिजनेस है, डे टू डे एक्टिविटी क्या हुई? बाइंग एंड सेलिंग। तो सेल करके जो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि मैंने गुड्स बेचे, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ माई बिजनेस। अब साथ ही साथ हुआ यूं कि मेरे सप्लायर ने मुझे कहा कि अगर आप मुझे विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड पैसा दे दोगे, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड मुझे अगर मेरा जो ड्यूज है वो क्लियर कर दोगे, तो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब मान लो उस सप्लायर को मुझे 5 लाख रुपए देने थे, 5 लाख रुपए के अगेंस्ट मैंने उसको विद इन द ड्यू डेट पेमेंट दे दिया, तो उसने मेरे को 5% का डिस्काउंट दिया। तो दैट बिकम्स 25,000 रुपीज, एज लेट्स से 5 लाख के अगेंस्ट 5% के हिसाब से मेरे को 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब ये जो 25,000 का डिस्काउंट है, अगेन ऑपरेटिंग इनकम होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, मेरा जो रोजमर्रा का बिजनेस है, उसी में से ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं? दैट्स व्हाई इवन दैट डिस्काउंट इनकम विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग इनकम। एम आई गोइंग राइट फॉर एवरीवन? वेयर एज मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग का, राइट? मैंने मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मैंने अब रेंट पे दे दी, और वो रेंट का जो मुझे इनकम मिल रहा है वो बिजनेस में आ रहा है। Now this rent income that I am collecting, is it my day to day activity? वो तो मेरे पास सरप्लस पड़ा था, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उसमें मुझे रेंट मिल रहा है। दिस रेंट इज कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ माई बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई वी कंसिडर दैट एज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एम आई राइट? मान लो मेरे पास, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट सरप्लस आया, सरप्लस मैंने इन्वेस्ट कर दिया इनटू सर्टेन शेयर्स, इनटू सर्टेन कंपनीज सिक्योरिटीज, और उन शेयर सिक्योरिटीज पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है। ये जो डिविडेंड का इनकम है, ये मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से, रोजमर्रा के बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं। सो दैट डिविडेंड इनकम विच आई एम कलेक्टिंग विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एम आई गोइंग राइट? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एकत्वम। एकत्वम के केस में, एकत्वम आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के अगेंस्ट फीस चार्ज कर रहा है, वो जो फीस आ रही है, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माई बिजनेस एक्टिविटीज और नॉट, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इनकम। हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की, टेस्ट सीरीज भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, सो द रेवेन्यू जनरेटेड अगेंस्ट द टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग इनकम। पर अगर एकत्वम का एक क्लासरूम खाली पड़ा है, कुछ दिन तक के यूज नहीं हो रहा है, कोई दूसरा बंदा आया, वो बोला कि कुछ दिन तक के मुझे यहां पे क्लास कंडक्ट करने दो, वी अलाउ हिम टू टेक दैट पर्टिकुलर क्लास इन दैट पर्टिकुलर रूम एंड वी चार्ज द रेंट अगेंस्ट दैट। वो जो क्लासरूम का रेंट मुझे आ रहा है, एकत्वम को आ रहा है, विल दैट बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग इनकम ऑफ एकत्वम? क्यों? इट इज नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एकत्वम, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जिस किसी भी तरह की इनकम आपके बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप ही के बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वो इनकम हो रही है, तो ही उसे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। अदरवाइज द इनकम जनरेटेड बाय द बिजनेस विच इज नॉट विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विल बी कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारे पास कोई एसेट्स पड़े, हमने एसेट्स बेच दिया, एसेट बेचने पे हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इज इट अ डे टू डे एक्टिविटी? है बिजनेस की ही एसेट, बिजनेस की ही एसेट को बेचा, पर रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग एसेट थोड़ी ना बेचते हैं, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट?
a non operating income. Am I clear for everyone? वहीं अगर सपोज मेरे बिजनेस कोई ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करें तो दोज आर डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट इनकम मतलब क्या? अगर मेरे बिजनेस में कोई इनकम हो रही है विच इज रिलेटेड टू माय प्राइमरी कोर एक्टिविटी, जो मेरा बिजनेस एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, उसी से रिलेटेड मुझे अगर इनकम मिल रही है तो वो डायरेक्ट इनकम. मैं अगर ट्रेडर हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स बेच के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, डायरेक्ट इनकम. सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट इनकम. मैं एकत्वम में क्लासेस चला रहा हूं, पढ़ाने के अगेंस्ट मुझे जो फीस कलेक्ट हो रही है, डायरेक्ट इनकम. टेस्ट सीरीज इज द अलाइड पार्ट ऑफ एकत्वम और नॉट? एंड देयरफॉर revenue generated against test series will be considered as indirect income. है मेरे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, है मेरी ऑपरेटिंग इनकम, पर वो जो ऑपरेटिंग इनकम है वो मेरे प्राइमरी, मेरे कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट इनकम. मुझे मेरे सप्लायर ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, द कैश डिस्काउंट दैट आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम माय सप्लायर विल बी कंसिडर्ड एज माय इनडायरेक्ट इनकम. मुझे मेरे सप्लायर ने कहा कि भाई तू अगर पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेगा तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगा. वो जो 2 लाख 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, जो कमीशन मिल रही है मुझे, जो एडिशनल इंसेंटिव मिल रहा है, वो है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, पर मेरे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई विल कंसीडर दैट एज व्हाट? इनडायरेक्ट इनकम. सो फर्स्ट वी डिवाइड द इनकम इनटू ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग not related to day to day activities but earning by the income, earning by the business. Operating further divided into direct, indirect. Direct is what? Income generated against the primary or core activity of the business. Indirect, income for the business but not related to the primary or core activity of the business. Is the point right for everyone? Clear सबके लिए? लिखें. Income. It is an amount. It is an amount received or receivable against the supply of goods or services, against the supply of goods or services are termed as income. Are termed as income. Next point. Incomes can further be categorized into operating incomes and non-operating incomes. Operating incomes and non-operating incomes. Below that, operating income, when
the revenue is generated by the business in the ordinary course of its activities. When the revenue is generated by the business in the ordinary course of its activities, comma, it is operating income. It is operating income. For example, for a manufacturer or trader, for a manufacturer or trader, earnings against the sale of goods comma, earnings against the sale of goods, comma, discounts or commissions from the suppliers, discounts or commissions from the suppliers are operating incomes. Discounts or commissions from the suppliers are operating incomes. Similarly, in case of a service organization like bank, similarly, in case of service organizations like bank, the interest charged on loans, in case of service organization like banks, comma, the interest charged on loans or the bank charges levied, bank charges or the bank charges against other services of the bank or the bank charges against the other services of the bank are their operating incomes. Are their operating incomes. Keep a line blank and then write down. The operating incomes can further be divided into, ये अभी जो मैं जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं आपको आज या कल तक के लेक्चर्स के लिए, ये सारी की सारी चीजें आपके रेफरेंसेस में आने वाली हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं. दीज आई डोंट थिंक विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. राइट, ये जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका एग्जामिनेशन के साथ कोई संबंध नहीं है, पर इसका आपकी पूरी पढ़ाई के साथ डायरेक्ट संबंध है. राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रेसिंग अपॉन सच काइंड ऑफ थिंग्स. नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी, operating incomes are further divided into direct incomes and indirect incomes. Direct incomes and indirect incomes. Under that, direct incomes are the ones which are charged against the primary or core activity of a business. The primary or core activity of the business. For example, sales,
for a trader or manufacturer, interest for the banks, interest for the banks, बट अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से तेरे हाथ थक गए, बहुत लिखना है अपने को। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे 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 करते बीच बीच में, बस यार। हाँ ना, 12th के बाद अचानक लिख रहे हैं हम लोग। एक 12th स्टैंडर्ड था, स्पेशली द सब्जेक्ट ऑफ ओसीएम। तब तो चैलेंज होते थे ओसीएम में, कौन कितने सप्लीमेंट जोड़ेगा, इजंट इट। तब ऐसा होता था, मतलब उन्होंने क्या पूछा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें जो आता है हमने वो लिखना है, तहे दिल से लिखना है। ओसीएम, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो भी टू द पॉइंट लिखना पड़ता था। ओसीएम में सिर्फ हेडिंग मैच होनी चाहिए बस, बाकी हमें जो आएगा, कौन सा किसी ने पढ़ना है, वैसे भी तो वजन से मार्क देने हैं। हाँ, वो लोग वैसे ही करते हैं, जिसका वजन सबसे ज्यादा उसको 100 में से 100, और फिर प्रोपोर्शनेटली कम करते जाते हैं वजन के हिसाब से। तुमको कितना मिला था वजन के हिसाब से? 97 ओसीएम। बाप रे, कितने लोग हैं ऐसे 95 एंड अबव ओसीएम? 95 एंड अबव ओसीएम, माय गॉड। एंड 85 टू 95 की कैटेगरी में? हाँ, बाकियों को ही सही मार्क मिले, इनको तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ही दिख रहे हैं मेरे को। इतना क्या लिख के आई थी तू? क्योंकि ओसीएम का बुक साथ में लेके गई थी क्या? फिर 97? अरे मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं ओसीएम, मेरे को मालूम है इतने मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। कोई बंदा इतना सही लिख ही नहीं सकता है कि पूरे मार्क्स मिले। सर हेडिंग मैच करिए सीक्वेंस के साथ, एकदम परफेक्ट। ये जो मतलब सच में आजकल मिलते हैं थ्योरी में मार्क्स, हमको तो बिल्कुल कतई नहीं देते थे। The maximum marks that I would see in the subject of OCM at our times would be somewhere around 70, highest. किसी को 70 मिल गया मतलब बहुत बहुत ज्यादा, अल्ट्रा। इतने मार्क्स 70 OCM। उस टाइम पे भी हम लोग 6-6, 7-7 सप्लीमेंट जोड़ते थे, पर उस टाइम तो चैलेंज ही होता था ना, क्लास में सप्लीमेंट सबसे पहले कौन लेगा। तो देखो ना, मतलब हम लोग 12th की क्लास में बैठे हैं, ऐसे बोर्ड की एग्जाम्स होती थी हमारी, और एग्जाम चल रही है, सारे एकदम शिद्दत से बैठे हैं, 1 घंटा हुआ है अभी पेपर को, 80 मार्क का जो पेपर होता था, और अचानक क्लास में कोई बंदा अगर चिल्ला देता था ना, सर, वो किधर भी बैठा हो क्लास में, सारे बंदे ऐसे डायरेक्ट फोकस लेता था वो, डायरेक्ट एकदम, किसी भी कॉर्नर में बैठा हो फिर भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दैट वुड बी द काइंड ऑफ सिचुएशन। और जस्ट इमेजिन उसने उसके बाद में क्या करना है, सर वाटर प्लीज। सारे मतलब जो बाकी बैठे हैं सबका मोमेंटम, अरे यार हेड 1.5 मिनट वेस्ट कर दिया। हाँ, वो होता है, मतलब ऐसा, वो ऐसा अंदर से जलन होती है। ऐसे कोई बंदा जब क्लास में जब पहला पहला सप्लीमेंट लेता है ना, सप्लीमेंट यहाँ पे पहले के 10 पूरे नहीं, सप्लीमेंट अबे क्या घर से लिख के आया था क्या पेपर? हाँ? आज का सप्लीमेंट कल के लिए लेके जा रहा है, हाँ, लिख के आऊंगा वापस। खैर, ऐसा होता है 12th स्टैंडर्ड में, और 12th में ही हो सकता है, इधर नहीं होता है। इधर क्वेश्चन पेपर तो पूरा समझ में आ जाए पहले। सर अभी अभी शुरुआत हुई है हमारी, प्लीज डराओ मत। और पहले दुनिया ने बहुत डरा के रखा हुआ है कि डिफिकल्ट कोर्स है, ऐसा है, वैसा। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, कम हुआ डर नहीं ना? तब ये बोलने के बाद में और बंदे को अंदर से डर लगता है, यार सरकास्टिक रिमार्क कर रहा है बंदा। ऐसे एकदम सिंपल है, ऐसे ऐसा बोल के चलता है। ये जो हमको पढ़ा रहा है इसके खुद के 4 लग गए थे, हमारी तो क्या ही हालत होगी। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है सोचने में, पर कंटेंट तब भी इतने स्ट्रांग थे जितने आज है। छोड़ दो अकाउंट्स तो ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट लेके आ जाओ ना, एनी ऑफ द डैम सब्जेक्ट ऑफ सीए कोर्स, and I'll be able to give you the answer like this, like this. हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे लॉजिक नहीं बता पाऊं शायद, पर आंसर पता होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लॉजिक पता है मेरे को, तुम्हारा टेक्निकल थियोरेटिकल लॉजिक कैसे लगाओगे वो पता नहीं, इंक्लूडिंग फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। तो कहानी ये है कि समझना कंसेप्चुअली है अपने को, अगर कंसेप्चुअली समझेंगे तो हम लोग कोई भी चीज अप्लाई कर पाएंगे।
और किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर पाएंगे। फेल क्यों हुआ था उसके पीछे का रीजन मेरी बढ़िया सी हैंडराइटिंग। दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर नॉट गेटिंग थ्रू। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बने थे 183 187 इन द फाइनल सीए फाइनल। 183 फर्स्ट ग्रुप, 187 सेकंड ग्रुप, ऑल सब्जेक्ट क्लियर। इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास था, पर एग्रीगेट नहीं बनी थी। और उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अकाउंट्स हो गया था एग्जाम्प्ट। अकाउंट्स पेपर आई हैड गॉट 62 मार्क्स आई थिंक, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अकाउंट पेपर अगेन इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये इंटरमीडिएट और फाइनल की फैसिलिटी है, फाउंडेशन में नहीं है, राइट। फिर सेकेंड अटेम्प्ट दी, फर्स्ट ग्रुप पास हो गया, सेकेंड ग्रुप की टोटल बनी 193, ऑल सब्जेक्ट क्लियर। वापस तीसरा अटेम्प्ट देने गया, ऑफ कोर्स देना ही पड़ा, कम अगेन सीए, नो, एंड इन दैट एग्जाम आई गॉट 198, हैड टू गिव एग्जाम अगेन। उस समय पे सबसे बड़ी दुविधा क्या थी मेरे लिए पता है? मेरी शादी हो गई थी, अटेम्प्ट दी, कॉन्फिडेंस था हो जाएगा इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया एकदम कड़क लिख के आए अपन। रिजल्ट आया फेल, 198, और उसके बाद वापस पढ़ाई करनी पड़ी। जो सोचो मेरी इमेजिनेशन, क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, की फिर भी पढ़ाई मैंने, एंड क्लियर्ड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो इस तरह से अटेम्प्ट लगे थे। बट क्या होता है ना कि हैंडराइटिंग सच में बहुत अच्छी थी मेरी। आप लिखे खुदा बाचे, तो खुदा भी आके पूछे बच्चे क्या लिखा है, तो दैट, और सच में आपके थियरी पेपर्स में आपकी हैंडराइटिंग मायने रखती है, उससे फर्क पड़ता है। आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। मेरी तो आपसे भी गंदी हैंडराइटिंग बेटा, ये अभी इंप्रूव्ड वर्जन है, दिस इज इंप्रूव्ड वर्जन। वो गंदी हैंडराइटिंग में सीए बन गया, डोंट वरी। इसका मतलब सारे सीए बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ, मतलब तूने हैंडराइटिंग अगर खराब है, तेरे को ऐसा लगता है तेरी हैंडराइटिंग खराब है, तो यू शुड इंप्रूव, एनी एंड एवरीवन सिटिंग इन दिस क्लास। अगर आप कीड़े मकोड़े बनाते हो बुक में, अगर आप भी डॉक्टर लिपि में लिखते हो, होता है ना डॉक्टर लिखते हैं ऐसे, आजकल तो डॉक्टर्स की भी हैंडराइटिंग समझ में आने लगी लोगों को। हाँ, पहले डॉक्टर लिखते थे फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, बाकी मेडिकल वाला समझ लेगा। तो दिस व्हाट, मतलब डॉक्टर ऐसा क्यों लिखते थे, उसके पीछे का रीजन वही होता था कि वो मेडिकल वाला समझे, हम समझे, तुमको नहीं समझना चाहिए, इसलिए वैसा लिखते थे। आजकल के पेशेंट ही समझदार हो गए, पहले गूगल करते, फिर अपने को बीमारी कौन सी हुई है पहले तय कर, फिर डॉक्टर को जाके बताते हैं मेरे को ये बीमारी हुई है। डॉक्टर डायग्नोस करे नहीं करे, मेरे को ये बीमारी हुई है, अब तू इसका ट्रीटमेंट कर। डॉक्टर पूछता मैं चेक करूं, नहीं नहीं मेरे को मालूम, मैंने गूगल पे चेक किया। दैट इज हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब हम लोग ही इतने समझदार हो गए ना। सिर्फ सच में कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग डॉक्टर पास जाते ही नहीं है। घर में हमारे ट्रीटमेंट इतने जबरदस्त कर लेते हैं, जब वो ट्रीटमेंट खराब हो जाते हैं ना हमारे, तब रियलाइज करते नहीं यार डॉक्टर ही ठीक है, आखिर कुछ तो पड़ा। पर आजकल डॉक्टर के पास भी जाने में डर लगता है अपने को। तुमको पता है सीए कोर्स अपना, अभी तो अपना ही है ना। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, वो अब तक सोच रहे हैं करवाएं या नहीं, पहले 5 दिन में तय करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं, ऐसा कुछ है। करवा लिया सबने रजिस्ट्रेशन? हाँ करवा लो, हाँ जरूरी है, बाद में फंस जाओगे, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे एग्जाम का, फिर जनवरी की जगह मई का एग्जाम देना पड़ेगा। दैट शुड नॉट हैपन। इस तरह से तब आप बताते बताते बीच में डराया मत करो सर, आप कहानी ना पूरी बताया करो। जस्ट इमेजिन डॉक्टर्स को सेकेंड ईयर में एटीकेटी होती है। एटीकेटी इज अलाउड टू कीप टर्म, मतलब अगर ये सेकेंड ईयर पास नहीं कर पाए, सेकेंड ईयर की एग्जाम में फेल हो गए, तो भी ये थर्ड ईयर इनका कंटिन्यू होता है। और सेकेंड ईयर के जो पेपर में फेल हुए, सिर्फ उतना पेपर उनको थर्ड ईयर के साथ साथ पास करना पड़ता है। दिस द फैसिलिटी टू देम। और हमारा एक पेपर फेल होता है, सारे वापस दिलवाते हैं। दैट काइंड ऑफ डिफरेंस, कितना डिस्क्रिमिनेशन है सोचो। और जस्ट इमेजिन कि इस तरह से लोग डॉक्टर बन रहे हैं एटीकेटीओ में। जस्ट इमेजिन कि आप लोग, सपोज कोई सिचुएशन बन गई आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर होगी कोई सिचुएशन हो गई, बंदा डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर बोलता है कोई नहीं अपन कर लेंगे, ऑपरेशन जरूरत है, तो वो ऑपरेशन थिएटर में ऊपर आईपैड लगाता है, उस पर यूट्यूब चालू करता है, ये वाला ऑपरेशन कैसे करे,
और उधर वीडियो चालू हुआ, वीडियो में दिखाया गया आप पेट काटे, बंदे ने एकदम वो अपना छुरी उठाया, पेट कट किया। जस्ट इमेजिन दिस एज अ सिचुएशन, आईपैड की बैटरी डिस्चार्ज, बंदा ढूंढ रहा है क्या निकालना है। सो सो तो जस्ट अब बंदे की इमेजिनेशन देखो, सर सिर्फ बंदा ही डॉक्टर क्यों? क्योंकि लड़कियां पेट नहीं काटती हैं बेटा। so, बाप रे, पहली बार मैंने कॉमन रिएक्शन देखा है। सच में सारे मतलब सब ऐसी दिख रहे हैं मेरे को, सबकी सिचुएशन एक एक बार बन चुकी है लग रहा है। सर पूछो मत सर, पर हर बार एक हाथ बार ट्राई कर ही लेते हैं वापस से, इस बार नहीं कटेगा। वेल एनीवेज, लेट इट बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लिखो यार तुम लोग, क्या लिखा तुमने, कहां से कहां निकल गए। हाँ, सेल्स फॉर अ ट्रेडर एंड इंटरेस्ट फॉर द बैंक आर द डायरेक्ट इनकम्स। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, indirect incomes, indirect incomes, it is an income, it is an income that relates to the ordinary course of business, the ordinary course of business but not to the primary or core activity of it, but not to the primary or core activity of it. Right? For example, discounts or commissions from suppliers, bank charges for other services by the bank are their indirect incomes. Are their indirect incomes. बैंक चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज, जैसे लॉकर फैसिलिटी होती है, या फिर इन्होंने आपको अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ फंड्स की फैसिलिटी हो गई, विच आर नॉट रिलेटेड टू देयर प्राइमरी और कोर एक्टिविटी, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एज द एजेंसी सर्विसेज, आपके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, आपको उसके चार्जेस लगाते हैं, दीज ऑल आर नथिंग बट देयर इनडायरेक्ट इनकम्स। इज इट पॉइंट राइट? नेक्स्ट वन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नाम क्या तेरा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, that write down. The income generated by the business that does not occur in the ordinary course of business activities, that does not occur in the ordinary course of business activities. Next point, profit on sale of asset, profit on sale of asset
द इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स for a trader or manufacturer are their non-operating incomes. For a trader or manufacturer, interest or dividend on investments. For a trader or manufacturer are the non-operating incomes. Are the non-operating incomes. Did you people get it? Is it right for everyone? So this is about the concept of income. Correct? अगर आपको याद होगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाया करते थे तो सेल ऑफ गुड्स विल ऑलवेज कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, बट डिस्काउंट और कमीशन विल ऑलवेज कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाई? Because the trading account is prepared to ascertain, to assess the gross profit, that is profit from the core activity of the business. इसीलिए वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम्स कंसिडर नहीं करते थे, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इंक्लूड्स ऑल इनकम्स अदर देन डायरेक्ट इनकम्स, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम्स as well as non-operating incomes. Just write down the line. The direct incomes of the business, the direct incomes of the business are included in the trading account, whereas the indirect incomes or the non-operating incomes, the indirect incomes or the non-operating incomes are included in the profit and loss account. In the profit and loss account. Is it clear? Exactly the same way we make the distinction in expenses also. What is an expense by that way? Yes. What is an expense? Payment charged against the services or goods. Okay. Yes. Huh? An amount spent by the business which is not generating the income. Through which we generate the revenue for the business. Okay. An amount spent by the business to generate the revenue for the business is what he's saying is an expense. Or koi? What is an expense? Yes. Amount payable is an expense. Amount payable by the business is an expense. Okay. Amount incurred on goods and services is expense. Fine. Yes. Anyone else? हाँ जी. Amount that need to be paid for the day-to-day activities of the business is expense. Okay. हाँ जी. और कोई? तुम पक्का 11-12 कॉमर्स ही आए हो ना? पढ़ के आए हो ना? पास होके आए हो ना? पास होके आए हो ना? हाँ मतलब पढ़ा तो होगा ना? सर पढ़ा तो बहुत कुछ था, पर आप जो पढ़ा रहे हो इसमें से कुछ नहीं पढ़ा था. ऐसा तो हमको कभी कुछ बताया ही नहीं गया.
अमाउंट स्पेंट और पेएबल बाय द बिजनेस इज एक्सपेंस। ओ ठीक है, हाँ जी। अमाउंट स्पेंट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज दैट जनरेट द इनकम फॉर द बिजनेस। ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन परचेस ऑफ असेट इज एन एक्सपेंस। पक्का? ओके, यस। अमाउंट पेड और पेएबल फॉर द सर्विसेज अवेल्ड इज एन एक्सपेंस। हाँ जी, मुझे तो किसी ने बताया था कि मैं किसी के साथ था, वो छोड़ के चला गया, अभी बहुत दर्द होता है, एक्सपेंस। सो any amount spent that generates the revenue for the business is what you call as an expense. हाँ, नहीं तो सच में ये वाला लिख के आओगे एग्जाम में, मत करना ऐसे। हाँ, वो एग्जामिनर को भी दर्द होगा, फिर तुम बोलोगे एक्सपेंस एग्जामिनर। हाँ, तो सिचुएशन ऐसी है कि आपने पैसा खर्च किया या आप पैसा देने वाले हो, किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द बेनिफिट अगेंस्ट दैट, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट दैट, दैट इज व्हाट यू कॉल एज एन एक्सपेंस। दिस एक्सपेंस कैन बी ऑफ कैपिटल नेचर, दिस एक्सपेंस कैन बी ऑफ रेवेन्यू नेचर। मतलब क्या? अगर आपने कोई ऐसा खर्च किया है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, अगर आपने कोई ऐसा खर्च किया है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट तक के लॉन्ग टर्म तक के मिलने वाला है, और वो अमाउंट आपने सिर्फ एक ही बार खर्च किया है, अमाउंट स्पेंट वंस द बेनिफिट ऑफ विच इज डिराइव्ड ऑन अ रिकरिंग बेसिस, वी कॉल दैट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंस। Even the capital expense is also covered for the purpose of generating the revenue or not. हमने ये क्लासरूम सेटअप तैयार किया to provide the services to you students only or not? So the setup cost that we have spent on this particular classroom will be considered as our capital expense because we have spent it only once, but we are getting the benefit against that setup on a daily basis, on a recurring basis or not. That's why that amount will also be considered as what? Expense for our business. But क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको रिकरिंग बेसिस पे मिलने वाला है, इसीलिए हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, इसे अलग करते हैं, इसे कैटेगराइज करते हैं इनटू व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Whereas the other type of expense is what you call as a revenue expense. What is revenue? Something that is spent for short-term purpose. Something that is spent on a recurring basis. Something against which you get the benefit only once. We call that as the revenue expense. Why so? Because the revenue expense is incurred to run your day-to-day activities. आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको ये रेवेन्यू खर्च रिकरिंग बेसिस पे करते ही रहना पड़ेगा। Like we have got the staff at the reception, we have got the staff at the back end for the purpose of creation and publishing of those notes. We have got the staff at the marketing for the purpose of creating the awareness about the academy. These all people are to be paid the salaries or not. अब मान लो मैंने स्टाफ को जुलाई मंथ की सैलरी दी, अगस्त खत्म होते से इमीडिएटली वापस आएंगे, सर सैलरी। कैन आई टेल देम अबे अभी तो दी थी, अभी जुलाई में, अभी तो खत्म हुआ तुम्हारा जुलाई? वो क्या कहेगा? सर वो जुलाई की थी, अब अगस्त की सैलरी वापस देनी पड़ेगी या नहीं? द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन अ रिकरिंग बेसिस, बट द बेनिफिट इज डिराइव्ड ओनली वंस। जुलाई की सैलरी जुलाई मंथ, अगस्त की सैलरी अगस्त मंथ, अगस्त में बेनिफिट मिला, अगस्त में सैलरी पे किया। इलेक्ट्रिसिटी वाले हर महीने बिल उठा के भेज देते, हर महीने, लिटरली हर महीने, कभी नहीं भूलते। एक आध महीना भूल जाए, जाने दो यार,
इस बार बिजली फ्री में आई, कभी नहीं होगा। इमीडिएटली दे विल बी सेंडिंग द इनवॉइस। अब ये इनवॉइस भेजा हमने उनको, क्या हम उनको बोलेंगे अरे सर पिछले महीने में तो पे किया था, वापस वापस क्या बिजली 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 कर रहे हो आप? तो बोलते हैं तुम कंज्यूम करोगे हम चार्ज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई the benefit is derived only once, but the expense is incurred on recurring basis, and that's why we will categorize that into what? Revenue expense. Salaries, wages, electricity, telephone, traveling, these all, repairs, maintenance, these all will be considered as what? The revenue expenses of the business. Is the point right? The same revenue expenses are further divided into operating, non-operating. या फिर operating will further again be divided into what? Direct and indirect. Did you people understand this? Is it clear for everyone? You all sure? लिखो ना फिर। समझते बड़े फास्ट हो तुम लोग। सर हम यहाँ पढ़ने आए हैं सर, टाइम पास थोड़ी करेंगे। देखो आप ऐसे फटाफट, हम लोग जनवरी की एग्जाम नवंबर में कैसे पास होते हैं। सो यस, राइट डाउन expense, an amount spent into bracket paid or payable to generate the revenue of the business, is an expense. Next point within that. The expense can primarily be categorized into capital expense and revenue expense. Capital expense and revenue expense. Next line. We make a distinction between the expenses into the capital and revenue as per the going concern concept. The going concern concept. Next point. Going concern concept comma, which is a fundamental accounting assumption, as per accounting standard 1. A fundamental accounting assumption as per accounting standard 1 states कितने लेक्चर यूट्यूब पे हैं कल तक? States that transactions of long term and short term
the transactions of long term and short term should be accounted separately. Should be accounted separately. अब ये क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था दैट देयर आर मल्टीपल ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन विच वी हैव टू डू द अकाउंटिंग, एंड वन ऑफ दैट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो आपको आपके कॉमर्स के बचपन में शायद बताया गया होगा. When a business starts, it is expected to continue for a very long and uncertain period of time. Yes or no? That's what is going concern concept all about. इसका implication क्या, इसका application क्या? तो वो ये कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप इसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे अनसर्टन पीरियड के लिए चलाने वाले हो, तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो रहे हैं उन्हें आप अलग ट्रीट करो, और जो ट्रांजैक्शंस आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर रहे हो उन्हें आप अलग करो. एंड इसी वजह से इसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग हमारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं इनटू द लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस दैट इज कैपिटल एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इज द पॉइंट राइट? राइट डाउन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expense or capital expenditure. When an amount spent generates the benefits or revenue, on a long term basis, comma, generally more than a year, it is treated as a capital expense. It is treated as a capital expense. Next point. It is an expense incurred only once. It is an expense incurred only once. इनकर्ड मतलब वो दही के लिए खर्च किया वाला नहीं है, इनकर्ड ना, इनकर्ड ओनली वंस बट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑन अ रिकरिंग बेसिस, provides the benefits on a recurring basis. Next point. A capital expenditure generally results into creation of an asset. Next point. Keep a line blank and then write down revenue expenditure. When certain amount is spent, on a recurring basis, comma,
providing the benefit only once, providing the benefit only once, comma, it is a revenue expense. It is a revenue expense. Example: purchase of goods, payment of salaries, or other recurring expenses, or other recurring expenses are the revenue expense. Are the revenue expense. Next point. The revenue expenses, the revenue expenses are further categorized into, the revenue expenses are further categorized into operating, non-operating, and also operating, non-operating, and also direct and indirect expenses. Direct and indirect expenses. अब जहां तक ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात है, इसके मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाता हूं, बिकॉज इट इज एज गुड एज सेम एज फॉर द इनकम. अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड वो खर्च है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अगर वो डेली रूटीन के हिसाब से आपके जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें वो खर्च नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. But salaries, wages, traveling, repair, maintenance, these all are operating expenses. Purchase of goods is an operating expense. अब ऑपरेटिंग को आगे डिवाइड किस में करेंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. आपकी कोर प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड परचेस ऑफ गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस. स्कूल्स कॉलेजेस के लिए टीचिंग स्टाफ का सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंस. Whereas if it is related to business but not related to the core business activity, then it is indirect. इसीलिए हम लोग वेजेस को अलग लिखते थे और सैलरीज को अलग लिखा करते थे, बिकॉज वेजेस इज प्राइमरीली रिलेटेड टू योर कोर एक्टिविटी एंड सैलरीज इज रिलेटेड टू योर सपोर्ट एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई वेजेस आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस बट सैलरीज आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड आपके परचेज किए हुए गुड्स के लिए आप खर्च कर रहे हो तो कैरेज इनवर्ड इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट, बट कैरेज आउटवर्ड इज फॉर द सोल्ड गुड्स और नॉट, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज indirect expense. So any and everything which is related to your primary core activity, that will be considered as direct expense, otherwise it will be considered as indirect expense. Bad dates, operating and non-operating. Bad dates, operating expense or non-operating expense? How many say it is operating? Acha, reverse way around. How many say it is non-operating? रेजिंग ऑफ हैंड्स इज अ कंटीजियस डिसीज. जब तक किसी दूसरे का हाथ ऊपर जाते हुए नहीं दिखते ना, हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता है. ओके, एंड कितने लोग कहते हैं ऑपरेटिंग है? सर अब तो सरेंडर ही कर दिया हमने. 1 2 3 4 5 6. बैड डेट्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. क्यों? आप गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचोगे तो बैड डेट भी नहीं होंगे. गुड्स क्रेडिट पे बेचेंगे मतलब वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एम आई राइट विद एवरीवन? आई एम स्टॉपिंग बाय हियर. इन टुमारो सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असेट्स. है बेटा, टाइम है. करूं, खत्म करूं? सर पूरे पैसे वसूल नहीं हो रहे मेरे आज के. जैसे मैंने बोला आई एम स्टॉपिंग बाय हियर, हुई 15 मिनट पहले छोड़ रहा है मास्टर, आधा घंटा पहले छोड़ रहा है, इतना जल्दी क्यों? पढ़ाऊं और tomorrow's session will be talking about the concept related to assets and liabilities and capital.
तो कल हमारे इंपॉर्टेंट टर्म वाला जो कंसेप्ट है ये हो जाएगा खत्म. From Monday, I am going to start with your chapter 2 of the ICAI module, that is accounting process, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे द जर्नल एंट्रीज, द लेजर्स, द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. कल हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स वाले